गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इन्फिनेटिव लर्निंग पॉइंट पर। आज की हिंदी की कक्षा में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कुछ महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को प्रैक्टिस करने वाले हैं। इससे पहले आपकी हिंदी की 2 क्लासेस हो गई हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाके आप उन क्लासेस को विजिट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज का पहला प्रश्न है, मनोभावों को प्रकट करने के लिए कौन सा माध्यम है। तो देखिए, अगर हम बात करें मनोभावों को प्रकट करने की, तो मनोभावों को प्रकट करने का जो हमारा माध्यम है वो होती है भाषा। अब भाषा के इसमें 2 स्वरूप हो सकते हैं। एक तो हो सकती है लिखित भाषा और दूसरी हो सकती है हमारी मौखिक भाषा। ठीक है ना। तो इन दोनों ही भाषाओं के माध्यम से जो है वो हम क्या कर सकते हैं, अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। तो भावों को प्रकट करने का साधन क्या होता है, मौखिक या फिर लिखित भाषा हो सकती है। दोनों ही इसके साधन हो सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पढ़कर व लिखकर विचारों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। तो भाई देखिए, अभी अभी मैंने आपको बताया कि भाषा के 2 स्वरूप होते हैं, लिखित भाषा और मौखिक भाषा। जब कोई चीज़ आपको लिखकर समझाई जाती है तो वो लिखित भाषा के अंतर्गत आती है, और जब कोई चीज़ आपको बोलकर समझाई जाती है तो वो मौखिक भाषा के अंतर्गत आती है। तो मौखिक भाषा का उपयोग तो हर प्रकार का व्यक्ति कर सकता है, चाहे वो शिक्षित हो चाहे वो शिक्षित ना हो। परंतु लिखित भाषा का उपयोग जो है वो मुख्य रूप से पढ़े लिखे लोग ही इसका उपयोग कर पाते हैं। ठीक है, तो पढ़कर या लिखकर विचारों का आदान प्रदान करने की जो तरीका है वो सिर्फ लिखित भाषा के द्वारा ही होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि ग्रंथ में के बचे हुए अंश को जो प्रायः अंत में जोड़े जाते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द, तो परिशिष्ट, इसे क्या कहते हैं, परिशिष्ट। देखिए, कभी कभी आपने देखा होगा कई बुक्स में कि जैसे कोई चीज़ लिखी हुई है, ठीक है ना, अब उसमें कुछ ऐसे शब्द आ गए जो थोड़े से क्लिष्ट भाषा के थे, और हो सकता है पढ़ने वाले को उन शब्दों का अर्थ पता नहीं हो, तो उन्हें समझाने के लिए अक्सर जो है वो बुक के लास्ट में स्टार लगाकर कुछ विशेष शब्दों के अर्थ लिखे रहते हैं, है ना। तो उसी को क्या कहते हैं, उसी को परिशिष्ट कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, कि भाषा की 4 दक्षताएं कौन सी हैं। तो सुबोपाली बताया था ना मैंने आपको, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 कौशल होते हैं। इन्हें कौशल भी कहते हैं और दक्षताएं भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, भाषा के कितने स्वरूप होते हैं। तो भाषा के 2 स्वरूप हैं, एक तो लिखित भाषा और दूसरी मौखिक भाषा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भाषा किसे कहते हैं। तो भाषा क्या है, कि अपने भावों की अभिव्यक्ति करने के लिए, अपने विचारों के आदान प्रदान करने के लिए और दूसरों को इससे अवगत कराने के लिए जिस माध्यम का उपयोग करते हैं वही हमारी भाषा कहलाती है। भाषा में कई प्रकार के चिन्ह संकेतों का प्रयोग किया जाता है। भाषा के 2 स्वरूप होते हैं, लिखित और मौखिक। अगला प्रश्न है, लिपि क्या है। तो भाषा के लिखित रूप को, जब भाषा को हम लिखकर प्रदर्शित करते हैं ना, तब उसको लिपि कहा जाता है। जैसे हमारी देवनागरी लिपि में क्या होता है कि हम शब्दों को लिखते हैं। अब शब्दों को लिखने के लिए हर एक शब्द का कुछ खास संकेत होते हैं, ठीक है ना, उनका प्रयोग करते हैं। तो भाषा के सांकेतिक या लिखित स्वरूप को ही लिपि कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अनेकार्थी शब्द किसे कहते हैं। तो ऐसे शब्द जिनके एक से ज्यादा अर्थ बनते हों, ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ हों, उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कल, अब कल शब्द का मतलब आने वाला दिन भी होता है और बीता हुआ दिन भी होता है। इसके अलावा कल शब्द का उपयोग जो है वो मशीनों के लिए भी किया जाता है, शोर के लिए भी किया जाता है, और सुंदर, अगर कोई चीज़ सुंदर होती है तो उसके लिए भी इसका उपयोग किया जाता है।
अगला प्रश्न है पर्यायवाची या समानार्थी शब्द क्या है। तो पर्यायवाची या समानार्थी शब्दों की यदि हम बात करें तो ऐसे शब्द जो कि सुनने में तो बिल्कुल एक दूसरे से भिन्न हो, जो लिखने में भी अलग अलग हो और सुनने में भी एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न हो, है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, परंतु उनके अर्थ समान निकलते हों, है ना, पर क्या हो कि उनके अर्थ समान निकलते हों, तो ऐसे ही शब्दों को हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं, जो लिखने में, पढ़ने में और सुनने में तो भिन्न हो पर उनके अर्थ समान हो। ठीक है, जैसे कि जल, नीर, वारी, पानी, ये सब, इन सब का अर्थ एक ही है, पर ये शब्द एक दूसरे से बिल्कुल अलग लिखे और पढ़े जाते हैं। अगला प्रश्न है कृष्ण का पर्यायवाची। तो देखिए जनार्दन, गिरिधर, मुरलीधर, कान्हा, कन्हैया, ये सभी हमारे श्री कृष्ण के पर्यायवाची हैं। अगला प्रश्न है विलोम शब्द किसे कहते हैं। तो विपरीत अर्थ वाले शब्दों को विलोम शब्द कहा जाता है। ऐसे कोई दो शब्द जो कि एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत अर्थ रखते हों, है ना, उन्हीं को एक दूसरे का विलोम शब्द कहा जाता है। जैसे कि सत्य असत्य, रात दिन, काला गोरा, है ना, तो ये सब क्या हो जाते हैं आपके, ये हो जाते हैं आपके विलोम शब्द। अगला प्रश्न है अर्वाचीन और उचित का विलोम शब्द। तो अर्वाचीन का मतलब होता है, क्या होता है, पुराना, तो इसका क्या हो जाएगा, ये थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, ये गलत है। अर्वाचीन ये तो समानार्थी हो गया, अर्वाचीन का होता है प्राचीन, नवीन नहीं होगा भाई, प्राचीन, है ना। उचित का अनुचित, ये गलत दिया हुआ है इसमें, इसको सुधार लीजिएगा। अगला प्रश्न है यश तथा भास्कर के पर्यायवाची बताइए। तो देखिए यश का मतलब क्या होता है, कीर्ति, तेज, है ना, उसे यश कहा जाता है। भास्कर तो सूर्य, दिनकर, भानु, सूरज आदि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है तुकांत शब्द क्या है। तो ऐसे शब्द जिनमें तुकबंदी होती हो, मतलब जिनके अंतिम जो वर्ण हैं वो एक दूसरे से समानता प्रदर्शित करते हों, ठीक है ना, इनको राइम वर्ड्स कहा जाता है। इंग्लिश में हम इनको राइम कहते हैं, है ना। जैसे आना, जाना, दोनों का जो अंतिम शब्द है वो एक दूसरे से समानता रखता है, तो इन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। जैसे कि रुष्ट, पुष्ट, दुष्ट, झोंक, पोंक, टोंक, झंडा, अंडा, डंडा, पंडा, है ना। तो ये क्या है, ये सुनने में इनके अंतिम शब्द जो हैं वो बिल्कुल समान है, यानी कि तुकबंदी। जैसे कविताएं वगैरह लिखते हैं तो उनमें ऐसे शब्दों की आवश्यकता हमको पड़ती है। ठीक है, तो तुकांत शब्द उच्चारण की दृष्टि से सभी शब्दों में अक्षरों तथा स्वरों का, है ना, अक्षर और स्वरों का क्या होती है, एक रूपता देखने को मिलती है, तो इन्हें हम तुकांत शब्द कहते हैं। एग्जाम्पल आपको सबके लिखने हैं। इस तरह के जो भी प्रश्न आए उनके एग्जाम्पल आपको ज़रूर देने हैं। अगला है अनेकार्थी शब्द। तो अभी अभी हमने पढ़ा भाई अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं कि भाषा को स्पष्ट, संक्षिप्त और सुंदर बनाने के लिए वाक्य को ही शब्द में व्यक्त करने वाले शब्द को अनेकार्थी शब्द कहते हैं। मतलब आप कुछ लिख रहे हो, एक लाइन में आपने कुछ लिखा, पर अगर उस पूरी एक लाइन के लिए को हम एक शब्द में व्यक्त कर सकते हैं, है ना, तो उन्हें क्या कहते हैं, अनेक, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक, है ना, पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द। ठीक है, तो उससे क्या होता है, उससे आपके लिखने की जो भाषा होती है वो प्रभावशाली दिखाई पड़ती है। जैसे कि जो बिना वेतन के काम करे, भाई कोई व्यक्ति है वो बिना किसी वेतन के काम करता है तो उसे अवैतनिक कहा जाता है। अगला है जिसकी कोई उपमा ना हो तो उसको हम अनुपम कहते हैं। जैसे आप कुछ लिख रहे हो, आपको लिखना है कि है ना, मैं किसी जगह पर घूमने गया, वहाँ का दृश्य जो था उसकी तुलना हम किसी से
नहीं कर सकते। तो हम इतना लिखें कि उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते हैं, तो उसकी जगह हम क्या लिखें कि वहाँ के दृश्य जो थे वो अनुपम थे। ठीक है ना, अनुपम का मतलब ही यही होता है कि जिसकी और किसी चीज़ से हम कंपैरिजन ना कर सकें। अगला प्रश्न है अंश और अंश शब्द का क्या अर्थ है। तो देखिए ये समान सुनने है ना, समान रूप से सुनाई देने वाले पर भिन्न अर्थ वाले शब्द होते हैं, है ना। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण तो समान हो पर अर्थ भिन्न भिन्न हो, तो इन शब्दों को हम समोच्चारित भिन्नार्थी शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? समोच्चारित भिन्नार्थी शब्द, यानी जिनका उच्चारण समान हो पर अर्थ भिन्न भिन्न हो। अब जैसे अंश, अंश का मतलब होता है किसी चीज का हिस्सा, है ना, जबकि अंश का मतलब क्या होता है? कंधा। ठीक है, तो पर ये दोनों शब्द सुनने में तो समान लग रहे थे पर इनके अर्थ बिल्कुल अलग अलग हैं। अगला प्रश्न है हिंदी के अंतर्गत विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। तो कितने विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है? तो मेनली अभी जो है व्यवहारिक रूप से 11 प्रकार के विराम चिन्हों का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे तो कुल 14 है पर इनमें से केवल 11 का ही व्यवहारिक रूप से प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है अल्प विराम का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब किसी वाक्य में हमें थोड़े समय के लिए विराम लेना है, जब आपने कोई वाक्य लिखा पर उसमें आपको जरा सी देर ठहराव लाना है, तो उसके लिए हम अल्प विराम का उपयोग करते हैं। इसको कॉमा कहा जाता है और इसका साइन कैसा होता है? इस तरीके से, है ना, जब हमें थोड़े समय के लिए रुकना हो। जैसे कि राम को जगाओ, फिर रुक गए, मत सोने दो, है ना, फिर राम को जगाओ मत सोने दो। अब देखो इसमें एक विराम चिन्ह के कारण ही विराम चिन्ह की जगह बदल दी तो पूरे शब्द का अर्थ ही बदल गया। तो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये विराम चिन्ह, जिनके द्वारा हम अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। ठीक है, फर्स्ट वाक्य में लिखा है कि भाई राम कोई बच्चा है वो सो रहा है और उसको कह रहे हैं कि उसको क्यों जगा रहे हो, सोने दो उसको आराम से, है ना। और दूसरा शब्द क्या कह रहा है आपका? बस एक अल्प विराम को हमने जरा सा पीछे सरका दिया जिससे उसका बिल्कुल अर्थ ही बदल गया। अब दूसरा शब्द क्या आपका जो वाक्य है उसका अर्थ क्या है कि राम को जगा दो भाई, बहुत देर हो गई है सोते हुए उसको, है ना। चलिए अगला प्रश्न है विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं? तो विस्मयादि बोधक चिन्ह का उपयोग जो है वो वाक्य के अंत में किया जाता है। ठीक है ना, या तो अंत में करते हैं या फिर कभी कभी ऐसे विस्मयादि बोधक शब्द जो है वो वाक्य के प्रारंभ में आ जाते हैं, तब भी हम उसका उपयोग करते हैं। विस्मयादि बोधक चिन्ह जो होते हैं वो मुख्य रूप से जो है वो भावों की अभिव्यक्ति के लिए होते हैं, है ना। कैसे होते हैं? जैसे कि हमने कहा हे राम, बड़ा शोक हुआ, बड़ा सदमा लगा, तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह। हमें किसी चीज़ से घृणा आई, हमने कहा छी छी, तो फिर हमने यहाँ पर लिख दिया, है ना। तो इस तरीके से हम विस्मयादि बोधक चिन्हों का उपयोग संवेगों के प्रदर्शन के लिए करते हैं और मुख्य रूप से इसका उपयोग जो है वो वाक्य के अंत में किया जाता है, पर कहीं कहीं ये बीच में भी लगे होते हैं। अगला प्रश्न है लेखन के प्रकार बताइए। तो लेखन 3 प्रकार का होता है, सुलेखन, अनुलेखन और श्रुत लेखन। अब इनके अर्थ समझ लीजिए आप कि तीनों के अर्थ क्या होते हैं। सुलेखन जो कि अच्छी हैंडराइटिंग के लिए लिखा जाता है, या आप बुक में से कॉपी करके भी लिख सकते हो, या टीचर बोल रहा है तो उनका सुनकर भी लिख सकते हो, पर इसका उद्देश्य क्या होता है? हैंडराइटिंग को सुधारना। अच्छी राइटिंग में कुछ लिखना सुलेखन कहलाता है। अनुलेखन जब आप कॉपी कर रहे हो, है ना, बुक में से देख के कॉपी कर रहे हो, किसी की कॉपी में से नकल करके उतार रहे हो, तो वो आपका अनुलेखन कहलाता है। और श्रुत लेखन का मतलब होता है जब आप सुनकर कुछ लिख रहे हो, टीचर डिक्टेट कर रहा है और आप उनका सुनकर लिख रहे हो, तो आपका श्रुत लेखन कहलाता है। अगला प्रश्न है लेखन शिक्षण से क्या अभिप्राय है? तो भाषा की ध्वनियों को जब प्रतीकों एवं संकेतों के माध्यम से लिपिबद्ध किया जाता है तो इसको लेखन कहते हैं। यानी कि कोई भाषा है जिसको आप जब लिखकर प्रदर्शित कर रहे हो, लिख रहे हो उनको और लिपिबद्ध कर रहे हो, तो इस प्रकार के लेखन को हम क्या कहते हैं? इसे ही लेखन शिक्षण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेखन शिक्षण की विधियां बताइए। तो लेखन शिक्षण अगर आपको बच्चों को लिखना सिखाना है, अच्छा लेख लिखना सिखाना है, तो उसके लिए ये जैकपॉट होती है, जैकटॉर नहीं है, ये गलत लिखा है, ये होती है आपकी
जैकपॉट, जैकपॉट विधि, मॉन्टेसरी विधि और पेस्ट्रोलॉजी विधि, ये 3 विधियां हैं जो कि लेखन शिक्षण के लिए उपयुक्त मानी जाती हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वाक्य किसे कहते हैं। तो मनुष्य, वाक्य क्या है? मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए, है ना, जब आपको अपने विचारों का आदान प्रदान करना हो, संप्रेषण करना हो, बातचीत करनी हो, तो उसके लिए हम शब्दों को एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित करके बोलते हैं, इसे ही वाक्य कहा जाता है। तो वाक्य को अगर हम परिभाषित करें तो शब्दों के निश्चित सार्थक क्रम को ही वाक्य कहा जाता है, जिसके द्वारा भावों की अभिव्यक्ति की या फिर संप्रेषण किया जा सकता है। अगला है आपका वाक्य की परिभाषा। तो भाव अभिव्यक्त करने की क्षमता, या फिर हम कहें कि शब्दों का एक व्यवस्थित और सार्थक क्रम ही क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। वाक्य के प्रकार, तो रचना के आधार पर वाक्य जो है वो कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, सरल वाक्य, मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य। अब इन तीनों ही प्रकार के वाक्यों को मैं अलग से एक सेशन लेकर समझा दूंगी। उसमें आपको जितने भी, जैसे विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द, है ना, ये सब आपके सिलेबस में है। व्याकरण के जो टॉपिक, ये अलग से क्लास लेकर मैं आपको एक एक क्लास में सारे जो आपके टॉपिक्स है वो कवर करवा दूंगी, है ना। तो अभी आप सिर्फ क्वेश्चन आंसर्स को देख लीजिए, फिर देन मैं इनकी क्लासेस अलग अलग ले लूंगी। तो सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, रचना के आधार पर वाक्यों के ये 3 प्रकार होते हैं। वहीं दूसरा जो आधार होता है वाक्यों के विभाजन का, वो होता है विधि के आधार पर, है ना। तो विधि के आधार पर अपने वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। जैसे आज्ञा सूचक वाक्य हो जाता है, विस्मयादि बोधक हो जाता है ना, विधिवाचक हो जाता है, इस तरह से कुल 8 होते हैं। प्रश्नवाचक रहता है। अगला प्रश्न है, लेखन शिक्षण की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो लेखन शिक्षण की अगर हम विशेषताओं की बात करें तो इससे क्या क्या होता है कि अक्षर, शब्द, वाक्यों का स्पष्ट स्वरूप प्रस्तुत करना। मतलब आप जब किसी को लिखना सिखा रहे हो तो उसके अंतर्गत आपको क्या कुछ सिखाना है? एक तो उसको लिखना तो सिखाना ही है, पर उसके साथ साथ उसको अक्षर ज्ञान भी होना चाहिए, शब्दों की रचना कैसे करनी है ये भी पता होना चाहिए, और स्पष्ट लिखाई भी लेखन शिक्षण के ही अंतर्गत आती है। दूसरा, व्याकरण एवं वर्तनी की शुद्धता। मतलब व्याकरण के आधार पर आपका शब्द की रचना कैसे करनी है, आपको एक व्याकरण की दृष्टि से एक सही शब्द की रचना कैसे होगी, आपकी वर्तनी सही है नहीं है, मात्राओं की गलतियां तो नहीं है, ये सारी चीज़ें आपको लेखन शिक्षण के समय सुधारनी होती है। अगला प्रश्न है, एक सफल भाषा शिक्षक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। अगर आप कोई लैंग्वेज टीचर हैं, आप हिंदी लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, संस्कृत पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई भी अन्य लैंग्वेज को आप पढ़ाते हो, तो आपके अंदर क्या होना चाहिए गुण? नंबर 1, शिक्षक लेखन में निपुण होना चाहिए। जिस भाषा को आप पढ़ना सिखा रहे हो, है ना, जिस भाषा के आप शिक्षक हो, उस पर आपकी कमांड अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप हिंदी के ही टीचर हो और तमाम हिंदियों में गलतियाँ करते हो, है ना, मात्राओं की गलतियाँ, अशुद्ध उच्चारण, ऐसा नहीं होना चाहिए। भाषा का ज्ञान आपको पूरा होना चाहिए, आपके विषय पे आपकी कमांड होनी चाहिए, प्रवाह में वक्ता होना चाहिए। जब आप बोले तो बिना अटके बड़े ही अच्छे और प्रभावी ढंग से अपनी बात को व्यक्त कर सकें, और शिक्षण का उच्चारण शुद्ध होना चाहिए। बट टीचर ही गलत बोलेगा तो फिर बच्चे तो गलत सीखेंगे ही सीखेंगे। तो सबसे पहले एक शिक्षक का, वो जिस भी भाषा को पढ़ा रहा है उसमें उसका उच्चारण एकदम शुद्ध होना चाहिए। तो ये सभी एक भाषा शिक्षक के गुण होते हैं। अगला प्रश्न है, अक्षर समूह का दूसरा नाम बताइए। तो अक्षरों के एक निश्चित समूह को एक निश्चित क्रम में व्यवस्था को क्या कहते हैं? हम वर्णमाला कहते हैं। अगला प्रश्न है, श, श, स और ह किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो ये जो चारों हैं, जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो हमारी जो हवा होती है, हमारी जो प्राणवायु होती है, वो हमारे मुंह से रगड़ खाते हुए बाहर निकलती है। इसलिए इनको हम ऊष्म संघर्षी व्यंजन या फिर ऊष्म व्यंजन कहते हैं। तीनों तो स है ना, कौन कौन से? श, श, स और ह, है ना, ये सभी आपके ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और यह अलावा क्या कहलाते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। अगला है, भाषा शिक्षण के कोई 4 कौशल। तो कौन कौन से हैं? श्रवण, उच्चारण, वाचन और अभिव्यक्ति। अब आप बोलोगे मैम ये इनके तो नाम ही अलग हो गए। अरे श्रवण का मतलब क्या होता है? सुनना। उच्चारण का मतलब क्या होता है? बोलना। वाचन का मतलब क्या होता है? पढ़ना। और अभिव्यक्ति का मतलब क्या होता है? बताओ।
लिखना, आप लिखकर अपनी भाषा को अभिव्यक्त कर सकते हैं ना, तो ये वही है, बस इनके नाम अलग दिए गए हैं। पर आप तो सुबोपाली याद रखो, जहाँ भी पूछा जाए आप तो सुनना, लिखना, बोलना और पढ़ना, या फिर श्रवण, लेखन, वाचन और पठन, है ना, ये याद रखिए आप। अगला प्रश्न है अनभिज्ञ एवं तथा मुक्त के विलोम शब्द। तो अनभिज्ञ का क्या होता है? अनभिज्ञ मतलब जिसको कुछ पता नहीं है, तो उसका हो जाएगा आपका सुविज्ञ, है ना, सुविज्ञ, जिसे सब कुछ पता हो। मुक्त का क्या हो जाएगा? आपका बंधन हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षत्रज्ञ किस प्रकार के हैं? तो ये संयुक्त व्यंजन है, क्योंकि ये एक से ज़्यादा व्यंजनों के संयोग से बनते हैं। जैसे कि श है, तो ये श किससे बनता है? क और श से मिलकर बनता है, ठीक है ना। त्र है, त्र किससे मिलकर बनता है? त प्लस र से मिलकर बना होता है। ज्ञ है, तो वो ग प्लस ज से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है ओ और औ का उच्चारण स्थान क्या है? अब उच्चारण स्थान के आधार पर भी वर्णों को व्यक्त अभी जो है वो वर्गीकृत किया गया है। तो ये इसकी भी एक क्लास लूंगी मैं, मतलब आपकी कम से कम 4 से 5 सेशंस होंगे, जिसमें मैं व्याकरण के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना वो कवर करा लूंगी। एक क्लास में एक आपका जो है वो टॉपिक कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आप इसके लिए बेफिक्र रहिए। तो ओ और औ का जो उच्चारण स्थान है वो कंठ और ओष्ठ होता है। देखो आप बोल के देखो, ओ आओ, तो आवाज कहाँ से निकल रही है? हमारे कंठ से, गले से एकदम निकलती है, और हमारे होंठ जो हैं उनकी आकृति बदलती है, तो ये कंठोष्ठ हो जाते हैं। अगला है यर अलावा किस प्रकार के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतने ही प्रश्नों को हम लेंगे। अब मिलेंगे शाम वाली क्लास में, जो कि 7 बजे होगी आपकी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की क्लास। एक तो मॉर्निंग में होती है और एक इवनिंग में होती है, ठीक है। वैसे तो मॉर्निंग में 8 बजे का टाइम है, पर आज किसी कारण से मैं लेट हो गई, इसलिए क्लास जो है वो आपको 9 बजे मिलेगी, ठीक है। क्लास रिकॉर्डेड है, तो अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर टेलीग्राम ग्रुप में मुझसे पूछ सकते हैं। और आपका सहयोग मुझे चाहिए। आप जितने ज़्यादा जो है वो चैनल से स्टूडेंट्स को जोड़ेंगे, उतनी जल्दी ही हम लाइव सेशंस को लेना स्टार्ट कर पाएंगे, जिसमें हम डायरेक्ट आपकी क्वेरीज को ले पाएंगे और आपकी बात को मैं सुन सकूंगी। तो चलिए अब मिलेंगे शाम 7 बजे वाली क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।